बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं हाज़िर आपकी खिदमत में, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए या ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जिसको हम मैनेजरियल अकाउंटिंग का नाम भी दे सकते हैं, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि हम इंट्रो के लेक्चर में पहले ही बात कर चुके हुए हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को इंडस्ट्रीज़ अपने इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इसी वजह से हम आज के लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड ऑफ इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। वेरिएबल कॉस्टिंग अ टूल फॉर द मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होगी उसने ये डिसाइड करना होगा आया कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक में हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट अंडर बोथ मेथड्स नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड को कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड को आप ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट भी कह सकते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स होंगे एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं। तो आज के लर्निंग आउटकम जो हमारे होंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड से। मेक श्योर दैट कि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वही एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं कि जो वेरिएबल इन नेचर होते हैं, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा हम सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट्स को बनाते हैं। फिक्स एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उनको हम पीरियड कॉस्ट में जम कर देते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में हम ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्टिंग एलिमेंट्स आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उसको पीरियड कॉस्ट के तौर पे चार्ज करेंगे। फिर हम दोनों मेथड्स के तहत इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। नंबर 3, फिर हम रिकॉन्साइल करेंगे, जैसा कि मैं ये पहले बयान कर चुका हूँ कि ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं टू रिपोर्ट योर ऑपरेशंस एंड टू रिपोर्ट योर प्रॉफिट्स। तो डेफिनेट सी बात है, जब दो डिफरेंट मेथड्स हैं कि दोनों के तहत इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट रिपोर्ट होगी, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन दोनों मेथड्स के तहत इनकम क्यों डिफ़र कर रही है और उसकी रिकॉन्सिलेशन करेंगे। और चौथी और आखिरी चीज़ जो हमारे आज के लेक्चर में शामिल होगी, हम दोनों मेथड्स के एडवांटेजेस या एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और फिर ये भी चेक करेंगे कि कौन सी कॉस्ट या प्रेजेंटेशन टूल मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेहतर होता है। और एक चीज़ और जहन में रखने की है स्टूडेंट्स के लिए कि वेरिएबल कॉस्टिंग एलिमेंट्स टूल जो हैं ये कंपनी प्योरली फॉर इंटरनल पर्पसेस यूज़ करती है। इसको एक्सटर्नल्स के सामने या अदर स्टेक होल्डर के सामने शो नहीं किया जाता, क्योंकि जैसा कि मैंने इंट्रो के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत जो डेटा मेंटेन किया जाता है उसको कंपनीज अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ करती हैं, टू एस्टिमेट द कॉस्ट, टू डिसाइड अबाउट how or what elements of cost should be included, and for decision making purposes either to buy a product or to manufacture a product। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत
हम फुल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं और हक जानिब हैं कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का जो प्रेजेंटेशन मेथड है ये एक्सटर्नल्स के लिए हो सकता है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो सकता है, ऐसे स्टेक होल्डर्स के लिए हो सकता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन अपने टॉपिक्स को। ओवरव्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। तो चूँकि हम इस टॉपिक में इन दो ही इश्यूज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, दोनों के तहत कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो पहले हमें सबसे पहले इस चीज़ को जांचना या समझना होगा कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्टिंग। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करता हूँ। अगर हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के अंदर जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट को बनाएंगे तो इन चारों एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा एक ब्लेंड होगी जिसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों नौइयत की होगी, यानी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी होंगे और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग हेड्स भी होंगे। यहाँ पे ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है ये हमारी प्रोडक्शन या कॉस्ट एलिमेंट का हिस्सा होगी। जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीरियड कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, इनको पीरियड कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। यानी जब हम इस मेथड के तहत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फुल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दोनों को जमा करना पड़ता है। और जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, ऑल कॉस्टिंग एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड को देखें तो इसके अंदर सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कॉस्ट जो हैं ये पीरियड कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। और मेक श्योर दैट कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग एलिमेंट्स फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम इसका यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ याद रखने की है कि दोनों मेथड्स में जो कॉस्ट प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है वो इसी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट इंक्लूजन का ही होता है। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं ये प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन के तहत फिक्स एफओएच जो है ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते बल्कि इनको पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसकी ब्रैकेट के अंदर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग या फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स शामिल हैं। तो यहाँ से हमें बेसिक डिफरेंस का पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉस्ट हायर होती है एज़ कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा या प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती बल्कि इसको एक इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हुए पीरियड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट के याद रखने की चीज़ है कि ये वो बुनियादी डिफरेंस है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है, और यही वो एलिमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट के लिए एक अट्रैक्शन का बाइस होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होते हैं।
अब हम यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेशन की बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है तो उससे पहले हमें पर यूनिट की बुनियाद पे जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी होगी और हमें ये डिसाइड करना होगा कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड अंडर ईच मेथड। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। हार्वे कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एनुअली 25,000, यानी ये कंपनी सालाना 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। ये एक इमेजिनरी डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके सामने इस चीज़ की वजाहत हो जाए कि हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट अंडर बोथ मेथड्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है एलिमेंट्स दिए हुए डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का टोटल करके दिया हुआ है $10, जबकि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल कॉस्ट का ही एलिमेंट हैं वो है $3। इसी तरह फिक्स कॉस्ट पर ईयर जो आपको दी हुई है इसके दो एलिमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि $1,50,000 हैं और जबकि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये $1,00,000 के हैं। तो ये तो बेसिक डेटा हुआ। अब हम इसी डेटा को यूज़ करते हुए पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अंडर बोथ मेथड्स। तो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इज डिटरमिन्ड एज फॉलो। जैसा कि मैंने पहले ही वजाहत की है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत जब हम कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं टोटल को या पर यूनिट की बुनियाद पे, तो हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्ब होंगे, यानी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर यूनिट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर यूनिट। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। हमने इस चीज़ को वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर के अंदर भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पे बेस करती है और उसके मुताबिक ही वो अपने बिहेवियर के एतबार से इंटरेक्ट या इसके ऊपर असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट करती है। जबकि फ़िक्स कॉस्ट जो है ये पर यूनिट बेस पे कैलकुलेट करना कोई अच्छा अमल नहीं होता। इट विल लीड टूवर्ड्स द रॉन्ग रिजल्ट्स। फ़िक्स कॉस्ट उस वक़्त आपके लिए फेवरेबल होती चली जाती है जब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की कॉस्ट के अंदर टू मच इजाफा होता है या उसकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पर यूनिट बेसिस पे जैसा कि हमने डेटा में बताया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि गिवन है वो $10 है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह जब आप वेरिएबल कॉस्टिंग की टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे पर यूनिट बेस पे तो इसमें भी वेरिएबल एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। अब मेन डिसीजन पॉइंट जो है वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का है। ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं हमें गिवन डेटा में 1,50,000 के बताए हुए हैं और जबकि ये भी बताया था कि हमने एक साल के अंदर 25,000 यूनिट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो हम इसको पर यूनिट बेस पे पहले कैलकुलेट करेंगे कि फ़िक्स एफ पर यूनिट कितनी होगी। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जितनी भी एस्टिमेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही हो उसको नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी या यूनिट प्रोड्यूस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास डेटा में गिवन है 1,50,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट और 25,000 यूनिट प्रोड्यूस। तो हमने 1,50,000 को 25,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो पर यूनिट हमारे पास ये $6 कॉस्ट कैलकुलेट हो गई कि जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर हम जमा कर देंगे। और जैसा कि मैंने पहले वजाहत की कि फ़िक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का हिस्सा होती है जब हम पर यूनिट की बेस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसको वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है। अगर दोनों एलिमेंट्स को हम जमा करें तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट जो कि कैलकुलेट हो रही है वो $16 पर यूनिट है,
जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो कैलकुलेट हो रही है ये $10 है। इसके अंदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट का एलिमेंट शामिल नहीं है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग all production costs variable and fixed are included, इसको शामिल किया जाता है when determining unit product cost, while under variable costing जब हम variable costing के तहत cost calculate कर रहे हो only the variable production cost are included in product cost। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट टोटल कॉस्ट। यानी इस प्रोडक्ट कॉस्ट को या प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्वेंटरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है कि जब हम अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करेंगे तो इन दो कॉस्ट को लाजमी तौर पे कंसिडर करना होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ याद रखने की है कि जो टिपिकल वर्ड्स कॉस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं या टेक्निकल इसके जैरगॉन्स यूज़ किए जा रहे हैं इसको लाजमी कंसिडर करें। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि अंडर बोथ मेथड्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम कंपैरिजन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, पहले मरहले पे हमने दोनों के डिफरेंसेस को देख लिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने दोनों मेथड्स के तहत कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना सीखा। तो अब हम बात करेंगे कि दोनों के तहत जो इनकम कैलकुलेट होती है, जैसा कि मैंने लेक्चर की इंट्रो में आपको बताया कि इन दोनों मेथड्स के तहत ये प्रेजेंटेशन टूल्स हैं, प्रेजेंटेशन मेथड है कि जिसके तहत हम अपने ऑपरेशंस को शो करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं और इनकम कैलकुलेट करते हैं। चूँकि ये दो डिफरेंट मेथड हैं तो इसकी वजह से इनकम जो कैलकुलेट होती है वो डिफरेंट होती है और फिर हमें इसको रिकॉन्साइल करना होगा। लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी जो हमने हार्वे कंपनी का डेटा यूज़ करना शुरू किया था कि जिसके अंदर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $10 निकाल के दी हुई थी, अदर का कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको कि हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग या पीरियड कॉस्ट का वो $6 दी हुई थी, और इसी तरह से आपको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का डेटा भी दिया था और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन का कॉस्ट का डेटा भी दिया हुआ था। तो अब हम इसी के अंदर कुछ एडिशनल कॉस्ट कंसिडर करते हैं। फॉर हार्वे कंपनी 20,000 यूनिट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्राइस ऑफ $30। यानी ये कंपनी अगर 25,000 यूनिट साल में बनाती है और 20,000 यूनिट सेल कर देती है एट द रेट ऑफ $30 ईच, यानी पर यूनिट सेल प्राइस यहाँ पे 30 दी हुई है। देयर इज़ नो बिगिनिंग इन्वेंट्री। और एक और अहम पॉइंट है कि कंपनी ने अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, इसके पास पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उनको हमेशा टोटल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम सेल्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ सोल्ड यूनिट से ही सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जिसको याद रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कंप्यूट नेट ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग बोथ एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। यानी ये सारा डेटा जो पिछली स्लाइड पे दिया हुआ था हम उसको भी कंसिडर करेंगे, और जो एडिशनल डेटा कि जो कि हमें सेल से रेलिवेंट दे दिया गया है। और जैसा कि स्टूडेंट सभी जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक आपके पास सेल से रेलिवेंट डेटा मौजूद ना हो या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट डेटा मौजूद ना हो। जब ये दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी आर इनकम अंडर बोथ मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोनों मेथड के तहत इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है या इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये फॉर्मेट ज़हन में रखिएगा पहले कि सबसे पहले हम सेल को नोट करते हैं, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप इसके अंदर ही कैलकुलेट करके माइनस करते हैं। यानी इसका तरीक़ेकार ये होगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री को हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। बाय चांस इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है, इसमें हम
जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी हमें क्वेश्चन के डेटा में बताया गया था कि हमने 25,000 यूनिट बनाए हैं। खैर पहले मैं इस फॉर्मेट को डिस्कस कर लूँ। इस बुनियादी डिफरेंस को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले सेल नोट की जाती है, फिर इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी इसको फाइनलाइज करने के लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर जितने भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो प्लस कर देते हैं। इस तरह से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास आ जाएगी। इसमें से जब एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाता है तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो फिगर कैलकुलेट होगी उसको ग्रॉस मार्जिन का नाम दिया जाता है। और इसके बाद फिर हम लेस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करते हैं, यानी जितनी भी पीरियड या ऑपरेटिंग कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हुई होती है इनको माइनस कर दिया जाता है। अगर ये वेरिएबल और फिक्स अलहदा करके दी हुई तो फिर भी ठीक है, अगर ये टोटल बताई गई हो तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अलहदा हेडिंग बना ली जाए और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अलहदा हेडिंग बना ली जाए। इन दोनों को जमा करके जब हम ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर कैलकुलेट होगी उसको नेट ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी ने 20,000 यूनिट सेल किए हैं, तो सेल के आगे हमने रख के इनके यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल सेल कैलकुलेट हो गई $6 लाख। अब हमें ज़रूरत है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की। पहली आइटम हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, लेकिन बाय चांस इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि कंपनी के पास बिगिनिंग इन्वेंट्री पहले कोई नहीं पड़ी हुई, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और जितनी गुड्स हमने प्रोड्यूस की हैं उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि क्वेश्चन के डेटा में हमें बताया गया होगा कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं और उसको जो कि कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने कैलकुलेट की पिछली स्लाइड पे, जो कि $16 पर यूनिट निकली थी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया यानी 25,000 इंटू 16, तो ये आपके पास 4 लाख कैलकुलेट हो गई। इन दोनों को जमा किया, चूँकि ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई 4 लाख। और इसमें से जब हम अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कंपनी ने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए होते हैं अगर उसमें से यूनिट सोल्ड को माइनस कर दें और जैसा कि इस केस के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री तो है कोई नहीं, तो हमने 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 20,000 यूनिट हमने सेल कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास हैं। तो इस 5,000 को जब कॉस्ट ऑफ गुड्स पर यूनिट यानी 16 जो कि लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेट की है, और ये हमने ऊपर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 80,000 आ जाएगा। और जब 4 लाख में से 80,000 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर 3,20,000 आ जाएगी। और जब 6 लाख सेल में से 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट फिगर होगी वो ग्रॉस मार्जिन होगा, जो कि $2,80,000 का है। इसके बाद हम इसमें से वेरिएबल या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। तो हमें बताया गया है कि जो यूनिट हमने सेल किए 20,000 है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने शुरू में भी बताई है कि जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वह यूनिट प्रोड्यूस पे बेस करते हैं, और जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो हमेशा यूनिट सोल्ड पे बेस करती है। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उनको यूनिट सोल्ड की बुनियाद पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास 20,000 यूनिट सोल्ड हैं, तो हम 20,000 को $3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 आ जाएगी, जबकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पहले ही वैसे ही क्वेश्चन के डेटा में दी हुई है, इसको वैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,60,000 कैलकुलेट हो गई, कि जिसको ग्रॉस मार्जिन में से जब हम माइनस करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट फिगर होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम 1,20,000। तो इस तरह से
हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड के तहत इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं, पहले इसका एक अहम पॉइंट बता दूं कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड इन इन्वेंट्री इज़ 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय $6 दैट इज़ $30,000। यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो 5000 एंडिंग यूनिट्स हैं इसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हमने जो शामिल किया है इसको डेफर करेंगे, जबकि यही जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर तो शामिल हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इस $6 को हम शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ $10 की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अंडर द मेथड ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली हमारे आज के लेक्चर का मतबा नज़र भी यही है कि हम ज़्यादा फोकस वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक को करेंगे। वजह इसकी ये होती है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के लिए टू डिसाइड अबाउट द कॉस्ट एंड व्हाट कॉस्ट शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसा कि हमने ये किया कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जबकि फ़िक्स कॉस्ट एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो इररेलेवेंट हो जाती है। तो जब कंपनियां अपने इंटरनल डिसीजंस लेती हैं कि वेदर टू बाय ए प्रोडक्ट और वेदर टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, तो फिर वो वहाँ पे वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को लाजमी तौर पे कंसिडर करती हैं। तो तरीक़ेकार वही होगा। पहले मैं इसके जो फॉर्मेट है इसको डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले सेल रिपोर्ट की जाती है और फिर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया जाता है। इसके तरीक़ेकार वही होगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अंडर द मेथड ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। जब इन दोनों को जमा कर देंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास आ जाएगी, और जब इसमें से वेरिएबल एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास जो चीज़ कैलकुलेट होगी उसको हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम देते हैं। अब इसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल करने होते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से उसको माइनस करने से जो आपके पास चीज़ कैलकुलेट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। इसमें वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई। इसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब आप सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो फिगर आपके पास कैलकुलेट होगी उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। और फिर इसके बाद जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हुई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, इन दोनों को जमा करके जब हम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस करेंगे तो जो हमारी रिजल्टेंट फिगर होगी वो नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम इसको कैलकुलेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि हमें पता है कि क्वेश्चन के डेटा में 20,000 यूनिट सोल्ड दिए हुए थे। हम 20,000 यूनिट्स को पर यूनिट सोल्ड प्राइस जो थी आपको $30 दी हुई, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख की जो आपकी सेल है ये कैलकुलेट हो गई। स्टूडेंट ये चीज़ याद रखें कि सेल की फिगर चेंज नहीं होगी दोनों मेथड्स के तहत, चाहे आप वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हों या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हों। फिर बिगिनिंग इन्वेंट्री बाय चांस इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई, जबकि हमें यह भी बताया गया था कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो हम 25,000 यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमने स्लाइड नंबर 2 पे कैलकुलेट की थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गई $2,50,000। इसमें इवन आपको यहाँ पे तो कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, और अगर कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री होती तो इसको इसमें प्लस करते तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती 2,50,000 की। इसके बाद इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना होता है। हमें पता है कि कंपनी ने 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 20,000 यूनिट उसने सेल कर दिए हैं, तो आपके पास 5,000 यूनिट्स बच गए।
तो इस 5000 बचे हुए यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से जब मल्टीप्लाई किया, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपके पास जो फिगर कैलकुलेट होगी वो 2,50,000 है, 50,000 है। और जब इसको 2,50,000 में से माइनस किया तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर है वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 2 लाख की। और फिर हमने इसके अंदर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट को जमा करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट सोल्ड पे बेस करती है, तो हमें पता है कि हमारे जो यूनिट है वो 20,000 हमने सेल किए हैं, तो 20,000 यूनिट्स को $3 वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्वेश्चन के मेन डेटा में गिवन है, तो ये 60,000 आ गया। तो चूँकि इससे पहले आपके पास 2 लाख कॉस्ट बन चुकी, इसमें ये 60,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास बन गई 2,60,000। इस 2,60,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम सेल यानी 6 लाख में से माइनस करेंगे, तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 3,40,000। इसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ट्रीट करें। हमारे पास क्वेश्चन के डेटा में 2 किस्म के फिक्स एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। एक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं जो कि 1,50,000 के हैं, और दूसरे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है जिसको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहा गया है, वो 1 लाख है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास 2,50,000 बन गई। जब आप 3,40,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से 2,50,000 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो ये आपके पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट हो गई वो 90,000 है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, अंडर द मेथड ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग आपकी इनकम कम कैलकुलेट हो रही है और वो 90,000 है, जबकि इससे पहले जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाया था तो उसके तहत कैलकुलेट होने वाली हमारी आमदन जो थी वो 1,20,000 थी, यानी 30,000 मोर देन फ्रॉम वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। इसका जो आंसर एब्जॉर्प्शन का है वो भी $30,000 से ज़्यादा इनकम आपकी कैलकुलेट हो रही है। तो सारी सी बात है, अब हमें इस चीज़ को हाईलाइट करने की या इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि दोनों मेथड्स के तहत इनकम में फ़र्क क्यों आया। भाई ज़ाहिर सी बात है कि दोनों के तहत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट निकली है, सेल सेम रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मेथड्स के अंदर जो फ़र्क है वो एक कॉस्टिंग एलिमेंट का ही है, जिसकी वजाहत मैंने लेक्चर की इंट्रो में कर दी थी कि फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर ओनली वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शामिल करते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसको अदर कॉस्ट के तौर पे ऑपरेटिंग कॉस्ट में जमा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों मेथड्स के तहत हमने इनकम कैलकुलेट करना सीख ली। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत हमारी इनकम कैलकुलेट हो रही है $1,20,000, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड के तहत यही हमारे पास 90,000 कैलकुलेट हो रही है। और हमें एक सरसरी सा पता चल रहा है कि दोनों मेथड्स के तहत जो हमारी इनकम का डिफरेंस है वो $30,000 का है। वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट की इनकम $30,000 से कम है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड के तहत हमारी जो इनकम है नेट ऑपरेटिंग इनकम वो $30,000 से ज़्यादा है। अब हम दोनों मेथड का कंपैरिजन करेंगे, चूँकि इस लेक्चर के अंदर हमने दोनों का ही तज्जिया करना है, दोनों का एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एलिमेंट जो हमारे पास है, पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखेंगे। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो 2 लाख है, जबकि वेरिएबल इन कॉस्टिंग के तहत भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 लाख ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम इन्वेंटरीएबल कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, और वो हमें 1,20,000 गिवन है, तो इसको ऐसे ही 2 लाख में शामिल किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास $3,20,000 कैलकुलेट हो रही है। जबकि एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर 50,000 की फिगर मौजूद है,
और इस 50,000 को तो हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं, जैसा कि हमें पता था कि कंपनी ने 25,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। और जबकि इसमें 30,000 जिसको कि येलो ब्लॉक में शो किया हुआ है, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जिसको हमने डेफर किया था, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत यही 30,000 जो है ये इसमें शामिल नहीं है। जैसा कि ये नीचे वाले फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी जगह ब्लैंक है, और जबकि एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर भी ये जगह ब्लैंक है। जबकि ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये येलो ब्लॉक शो किए हुए हैं। पहले यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री के तहत चूँकि उसके प्रपोर्शनेट यूनिट्स कम हैं तो उसी पहलू से उसकी फ़िक्स कॉस्ट भी कम एब्जॉर्ब हो के इसमें चली जाएगी। तो ये आपके पास हैं 30,000। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो रही है 3,20,000, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत यही कैलकुलेट हो रही है टोटल 2 लाख। तो दोनों में जो 1,20,000 का फ़र्क आ रहा है, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री दोनों मेथड के तहत ये सामने रिपोर्टेड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी जो टोटल एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है वो 80,000 है, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो आपकी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो रही है वो 50,000 है। तो इसके अंदर ये वही 30,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का फ़र्क है कि जिसके मतलब हमने कहा था कि ये डेफर करेगी। इसी तरह पीरियोडिक या पीरियोडिक एक्सपेंसेस के तौर पे दोनों मेथड के तहत आपने यहाँ पे देखना है कि जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे वो आपने यहाँ पे लेके जाने हैं, यानी 1,20,000 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट यहाँ पे आ गई, और 30,000 जो है ये यहाँ पे इसके अंदर आके ऐड हो गया जो कि एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर शामिल था फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का। इन दोनों को यानी 1,20,000 और 30,000 को हम यहाँ पे जब शामिल करेंगे तो आपके पास टोटल पीरियड एक्सपेंस ही आ जाएंगे। तो अब हम अगर इसको टोटल करके देखें, हमारे पास 2,50,000 की एक एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के तहत एक कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। 1,50,000 हमारे पास यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे हम पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल कर रहे हैं, यानी सीजीएस से 2 लाख हमने कैलकुलेट कर ली, उठा ली, और एंडिंग इन्वेंट्री से 50,000 दोनों को हॉरिजॉन्टली जमा किया तो ये टोटल 2,50,000 बन रहा है। इसी तरह फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि सीजीएस का हिस्सा है वो 1,20,000 है, जो एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा है वो 30,000 है, दोनों को जमा किया तो ये 1.5 लाख बन गया। तो हम कह सकते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी टोटल कॉस्ट जो कैलकुलेट हो रही है वो 4 लाख है, जबकि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग यही हमारी जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है वो भी 4 लाख है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम है। तो इस तरह से हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि दोनों मेथड्स के तहत कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड के तहत आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है एक पीरियड में, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट मेथड के तहत आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है उसी रेलिवेंट पीरियड के अंदर। Comparing the two methods, we can reconcile the difference between absorption and variable income as follows. हम दोनों के तहत दोनों की इनकम को जो डिफरेंस होती है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, इसको हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेथड ऑफ इनकम कैलकुलेशन या डिफरेंस कैलकुलेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम को भी यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हमने अभी देखा कि हमारी 90,000 इनकम निकली थी। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को और डेफर्ड इन इन्वेंट्री जो है, यानी हमें पता है कि एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 5,000 यूनिट थे और पर यूनिट हमने $6 निकाली हुई है, तो ये आपके पास बन गया
30,000, ये 30,000 वही कॉस्ट है कि जिसको हमने डेफर का नाम दिया था। जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे या एक डायरेक्ट मेथड से उनकी इनकम का एस्टिमेट लगा रहे होंगे और आपके पास इंक्रीजिंग का केस हो, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कम हों, एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स ज़्यादा हों, तो जो डिफरेंस होती है उसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके तो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो इस तरह से 90,000 की आपकी ऑपरेटिंग इनकम अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग थी और जिस 30,000 फिक्स कॉस्ट को हमने डेफर किया था वो इसमें प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम पे पहुंच जाएंगे, जो कि पूरा स्टेटमेंटल फॉर्मेट बनाने से हमने कैलकुलेट की थी। अब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो एस्टिमेटेड या एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन होंगे उसको नॉर्मल कैपेसिटी या यूनिट प्रोड्यूस पर डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारे पास 1,50,000 फिक्स एफओएस दी हुई थी और हमें यह भी पता था कि कंपनी ने एक साल में 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो हमने इसको तकसीम किया तो ये $6 पर यूनिट आ गई, जिसको कि हमने मुख्तलिफ लेवल्स पे पहले भी यूज़ किया है। और यहाँ पे जब हमने डेफर्ड कॉस्ट निकाली थी तो यहाँ पे $6 को इस्तेमाल किया गया है। एक्सटेंडेड कंपैरिजन ऑफ इनकम डेटा हार्वे कंपनी। अब हम इसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि पहला तो ये केस था कि हमने 25,000 यूनिट बनाए थे और 20,000 यूनिट सेल किए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके सामने या डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं 25,000, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हैं 30,000, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब इस केस के अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री 5,000 यूनिट की दी हुई है और यूनिट सेल प्राइस आपको $30 दी हुई है। जबकि कॉस्ट डेटा जो आपके पास अवेलेबल है उसमें पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास $10 के हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल आपके पास $3 के हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के 1.5 लाख हैं और ऑपरेटिंग के फिक्स कॉस्ट आपके पास $1 लाख है। अब हम इस डेटा को यूज़ करते हैं और इसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेशन, यानी अंडर बोथ मेथड्स हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की है कि अभी भी हमारी यूनिट कॉस्ट दोनों मेथड के तहत उतनी ही रहेगी जैसे कि हमने पहले मेथड के तहत कैलकुलेट की थी। वजह इसकी ये है कि हमारे यूनिट प्रोड्यूस्ड चेंज नहीं हुए। अगर हमारे यूनिट प्रोड्यूस चेंज हो जाते तो फिक्स एफओएच पर यूनिट निकालते हुए हम जितने भी एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच हमें दिए हुए हैं उसको न्यू यूनिट प्रोड्यूस पे तकसीम करते तो ये कॉस्टिंग एलिमेंट चेंज होता। लेकिन दोनों सालों में हम कह सकते हैं कि जब हमने 25,000 यूनिट बनाए और 20,000 सेल किए उस वक्त 5,000 यूनिट बच गए। तो उस वक़्त भी आपके पास साल में या उस पीरियड में 25,000 यूनिट ही प्रोड्यूस किए थे, जबकि दूसरे पीरियड में जिस क्वेश्चन के डेटा को अभी हमने ऑब्ज़र्व किया है इसमें भी 25,000 यूनिट बनाए हुए हैं और 30,000 यूनिट हमने सेल किए हैं। जबकि पहले सिनेरियो में 25,000 यूनिट ही हमने प्रोड्यूस किए थे लेकिन सोल्ड हमने 20,000 किए थे। तो यहाँ पे सेम आपका आंसर रहेगा। हमने पहले भी कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग $16 ही निकाली है और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट $10 ही निकाली है। सिंस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस रिमेन्ड अनचेंज। जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट सेम रहे हैं, द यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेशंस आल्सो रिमेन अनचेंज। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जब ये सारे एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रहेंगे तो फिर कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होगी। चेंज सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि अगर हमने जब फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट किया था
उस फिक्स कॉस्ट को हम न्यू यूनिट प्रोड्यूस पे तकसीम करते और बाय चांस यहाँ पे दोनों पीरियड्स के अंदर यूनिट प्रोड्यूस सेम रहे हैं, इस वजह से कॉस्ट पर यूनिट में फ़र्क नहीं आएगा। अब ये आपके सामने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी बयान करूँगा। जैसा कि क्वेश्चन के डेटा में दिया हुआ है कि 30,000 यूनिट हमने सेल किए और सेल प्राइस 30 थी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने टोटल 9 लाख सेल निकाल ली। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की ज़रूरत है। अब इस केस के अंदर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जो कि 5,000 यूनिट दिए हुए हैं, तो 5,000 यूनिट को एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे $16 से। ये $80,000 की आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई। फिर हमने जितने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसके अंदर प्लस करेंगे तो हमें बताया गया कि हमने 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और $16 हमारी पर यूनिट की कॉस्ट है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल 4 लाख बन गया। तो दोनों का ग्रैंड सम जो है यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को जब जमा किया तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास 4,80,000 की आ गई। जबकि क्वेश्चन के डेटा में अब आपको बताया हुआ है कि जब आपने 25,000 यूनिट बनाए थे, 5,000 यूनिट ओपनिंग इन्वेंट्री के पड़े हुए थे, तो ये 30,000 हो गए, तो 30 के 30 आपने सेल कर दिए, तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास कुछ नहीं बची, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यही 4,80,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई है, जिसको हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और 9 लाख सेल में से जब 4,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000 का आपके पास आ जाएगा। इससे अगला मरहला ये होता है कि ऑल काइंड्स ऑफ फिक्स कॉस्ट को आपने प्लस करना है और इस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट मेक श्योर दैट, पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट सोल्ड को वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 30,000 यूनिट सोल्ड हैं, इसको $3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90,000 आ गया। जबकि फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग की क्वेश्चन में वैसे ही गिवन है वो 1,20,000 है, 1 लाख है, तो टोटल आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई 1,90,000। जब 4,20,000 में से 1,90,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगी तो रिजल्टेंट फिगर आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम की सूरत में 2,30,000 कैलकुलेट हो रही है। Fixed manufacturing overhead released from inventory is 5,000 into $6 30,000, यानी जिसको हमने डेफर किया था अब हमने इसको रिलीज कर दिया है। डेफर का केस उस वक्त बनता है कि जब आपने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किए हुए हों और सोल्ड कम किए हों, और इसी तरह इसको रिलीज़ उस वक्त करते हैं कि जिस वक्त आपके यूनिट प्रोड्यूस कम हों लेकिन यूनिट सोल्ड ज़्यादा हों, तो फिर हमने जो फिक्स कॉस्ट जिसको पिछले पीरियड में हमने विदहेल्ड किया होता है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ या पॉइंट याद रखने वाले हैं वो कॉस्ट पर यूनिट $16 है कि जिसको हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट भी किया। अगर इसी क्वेश्चन के डेटा को हम वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड के तहत सॉल्व करते हैं तो ये कुछ सूरत आपके सामने यही आ रही है कि सेल तो सेम रहेगी, ये मैंने पहले भी बताया, जबकि लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं ये थोड़ा चेंज होंगे। क्यों कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हमने कॉस्ट पर यूनिट $10 निकाली हुई है, ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 50,000 की, हमने 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसको जब $10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 2,50,000, बिगिनिंग इन्वेंट्री 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 50,000 को जब जमा किया तो टोटल गुड्स अवेलेबल आपके पास 3 लाख की आ गई। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कंपनी ने 25,000 यूनिट बनाए, 30,000 सेल किए, जबकि 5,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो 30,000 ही अवेलेबल थे और 30,000 ही सेल कर दिए, तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री कोई नहीं बची, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये 3 लाख नीचे ऐसे ही रिपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को प्लस करना है। तो हमें पता है कि हमने यूनिट सेल किए हैं 30,000
और पर यूनिट हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट $3 है। तो 30,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90,000 आ गया। तो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन गई 3,90,000। और जब इस 3,90,000 को हम सेल यानी 9 लाख में से माइनस करेंगे तो आपके पास 5,10,000 का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद हमें ऑल काइंड्स ऑफ फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो यानी ओवरहेड्स हो, चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है हमें FOH $1,50,000 के दिए हुए हैं और जबकि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख है। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखने की है कि हमारे पास पर यूनिट की बुनियाद पे फिक्स FOH $6 निकले थे और हमने अब जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 30,000 है और 30,000 डेफर कर चुके थे। इस एंगल से अगर देखें तो ये 1,80,000 बनना चाहिए, लेकिन चूँकि 30,000 के डेफर थे तो हम इसको 30,000 ज़रब 5 ही करेंगे तो आपके पास 1.5 लाख आ जाएगी। इन दोनों को जमा किया 2,50,000 की फ़िक्स कॉस्ट आपके पास बन गई। इसको जब 5,10,000 की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस करेंगे तो आपके पास 2,60,000 की नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है फिर कि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत आपकी इनकम जो कैलकुलेट हो रही है वो 2,60,000 है और ये आपका इंक्रीजिंग का केस है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी जो इनकम कैलकुलेट हो रही है वो 2,30,000 है। तो हम ये कह सकते हैं अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट के तहत इनकम जो है वो $30,000 से ज़्यादा है। इसको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये कॉस्ट का फ़र्क क्यों आया है या इनकम का फ़र्क क्यों आया। डेफिनेट सी बात है इनकम उसी वक्त डिफरेंशिएट करती है जिस वक्त आपकी कॉस्ट डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे के साथ। तो इसका भी तरीक़ेकार वही होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें 2,60,000 बताई हुई है। अब स्टूडेंट्स ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री तो है लेकिन एंडिंग नहीं है, ये रिडक्शन का केस है। तो जब रिडक्शन का केस होता है तो डायरेक्ट मेथड से जब इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जितनी भी इनकम अंडर द वेरिएबल कॉस्टिंग आपकी निकली होती है उसमें से फिक्स FOH जो कि डेफर्ड होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। यानी यहाँ हमें पता है कि 5,000 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री के हैं और ये रिडक्शन का केस है कि स्टार्ट में आपके पास 5,000 थे, फिर 25,000 आपने प्रोड्यूस किए और ये टोटल 30,000 बन गए, ये 30 के 30 सेल हो गए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 5,000 एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स को $6 पर यूनिट FOH के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 30,000 आ गया। अब इस केस के अंदर जबकि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है तो हम इस 2,60,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इस 30,000 के फिक्स FOH को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होगी अब ये वही इनकम कैलकुलेट हो गई है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत कैलकुलेट हुई थी। तो फिर वही तरीका है हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट को निकालने का कि जितनी भी आपके पास नॉर्मल कैपेसिटी में या बजटेड कैपेसिटी में फ़िक्स कॉस्ट होती है इसको आप यूनिट प्रोड्यूस पे या नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास $6 पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। तो अब हमने दोनों मेथड के तहत इसको इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, हमने शॉर्टकट मेथड की बात भी कर ली, हाउ टू कैलकुलेट द नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। कंपेयरिंग द टू मेथड्स, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कॉस्टिंग मेथड फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, चूँकि हमें पता है कि हमने दो मुख्तलिफ पीरियड्स में चीज़ों को कैलकुलेट किया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,20,000 आया, वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 90,000 आया। पहले पीरियड के अंदर एक इंक्रीज़ का केस था कि जिसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो थी, क्लोजिंग जो थी वो इंक्रीज़ कर रही थी। तो इस सूरत में जब इंक्रीजिंग का केस हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी इनकम ज़्यादा कैलकुलेट होती है और
वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड के तहत इनकम कम कैलकुलेट होती है। जबकि सेकंड पीरियड की हम बात करते हैं जब, तो ये एक रिडक्शन का केस था। इसके तहत जो इनकम कैलकुलेट होती है वो हमेशा कम होती है उस इनकम से कि जो वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के तहत कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इनका टोटल करें, 1,20,000 पहला पीरियड, 2,30,000 दूसरा पीरियड, दोनों को अगर जमा करें तो 3,50,000 बनता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर हम देखें, सेकंड पीरियड की जो इनकम है वो 2,60,000 ही है, जबकि पहले पीरियड के तहत जो इनकम है आपकी वो 90,000। दोनों को जमा करें तो फिर भी ये 3.5 लाख ही बन रहा है। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन कर लिया। और जैसा कि मैंने लेक्चर की इंट्रो में बताया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। इसी तरह हम अगर उसको वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से कंपेयर करें तो इस मेथड के तहत आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है लेकिन पीरियोडिक कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है। समरी ऑफ द की इनसाइट्स, ये कुछ फाइनल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखने की ज़रूरत है कि रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू यूनिट सोल्ड। यानी हम जब बात करेंगे प्रोडक्शन एंड सेल के अंदर, बाज़ ऐसे हो सकता है जितने ही यूनिट हम प्रोड्यूस करें उतने ही सेल कर दें। इफ़ेक्ट ऑन इन्वेंट्रीज़ के क्या हो सकते हैं? नो चेंज इन इन्वेंट्री, इस सूरत में जब प्रोड्यूस्ड और सोल्ड सेम होंगे तो फिर इन्वेंट्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इनकम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इज़ इक्वल टू वेरिएबल। ज़ाहिर सी बात है, जब दोनों मेथड के तहत यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड सेम होंगे तो कॉस्ट का डिफरेंस तो ख़त्म हो गया, तो फिर सेल का डिफरेंस भी नहीं होगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड इफ़ मोर देन यूनिट सोल्ड, यानी ये दो केसेस जो मैंने पहले बयान किए हैं, अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड ज़्यादा हों, यूनिट सोल्ड कम हों, तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती होती है, वो बढ़ती होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इनकम आपकी जो है वो हमेशा पे ज़्यादा होती है, वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत आपकी इनकम हमेशा कम होती है। जबकि इसके उलट अगर स्नैरियो हम देखें कि जब यूनिट प्रोड्यूस्ड कम हो, यूनिट सोल्ड ज़्यादा हों, तो इन्वेंट्री डिक्रीज़ करती होती है, यानी उसकी वैल्यू कम होती है, ये रिडक्शन का केस होता है। तो इसके तहत आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इनकम जो है वो कम होगी और वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमने जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करना शुरू की हुई थी जो कि एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग से रेलेवेंट हैं, इसको भी हमारा जो इशू है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।